राष्ट्रपति चुनाव हो गए। बीजेपी एनडीए के प्रत्याशी को जबरदस्त कामयाबी मिली है। द्रौपदी मुर्मू देश की नई राष्ट्रपति बन चुकी हैं। अब राष्ट्रपति चुनाव के बाद सबकी निगाहें उपराष्ट्रपति चुनाव पर टिकी हुई हैं और इसकी बहुत बड़ी वजह है क्योंकि ये चुनाव भारतीय राजनीति में, वर्तमान सियासत में बहुत बड़े बदलाव लेकर आएगा। वो बदलाव क्या होंगे, क्यों उपराष्ट्रपति चुनाव के मायने हैं, ये इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। विपक्ष की तरफ से मार्गरेट अल्वा और भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाया है। उपराष्ट्रपति के लिए 6 अगस्त को चुनाव होने हैं और उसी दिन परिणाम भी आएगा। मतलब 6 अगस्त को ही मालूम चल जाएगा कि क्या जगदीप धनखड़ अगले उपराष्ट्रपति होते हैं या मार्गरेट अल्वा, जो दावा कर रही हैं कि कई लोग उनका समर्थन करेंगे, वो बन सकती हैं अगली उपराष्ट्रपति। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि अब तक दोनों प्रत्याशियों को किन किन दलों का साथ मिला है, समीकरण क्या कहते हैं, किस उम्मीदवार के पक्ष में कितने दल हैं और सबसे अहम सवाल जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया, सियासत में क्या बदलाव लेकर आने वाले हैं उपराष्ट्रपति चुनाव। सबसे पहले बताते हैं जगदीप धनखड़ को किस किस दल ने समर्थन दिया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे जगदीप धनखड़, उन्हें बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए ने उम्मीदवार बनाया है। धनखड़ को फिलहाल अब तक भाजपा, जेडीयू, अपना दल, बीजेडी, एआईएडीएमके, वाईएसआर कांग्रेस, लोक जनशक्ति पार्टी, एनपीपी, एमएनएफ, एनडीपीपी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जैसे दलों का समर्थन मिला है। अब जानते हैं कि विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा के पक्ष में कितने दल हैं। उन्हें कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है। विपक्ष से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को अब तक कांग्रेस, एनसीपी, वामपंथी दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, आरजेडी का समर्थन मिला हुआ है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी समेत कुछ अन्य दलों का भी साथ मिल सकता है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने भी अल्वा का समर्थन कर दिया है। शिवसेना सांसद संजय राउत अल्वा की नामांकन प्रक्रिया में भी शामिल हुए थे। हालांकि शिवसेना के ज्यादातर सदस्य एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के साथ खड़े हुए हैं, वो अलग गुट दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर ये एक और सवाल का जवाब आपको मिलेगा कि शिवसेना के अंदर जो ये समर्थन को लेकर रस्साकशी चल रही है, ये भी तय करेगा कि असली शिवसेना किसकी होगी। बहरहाल कांग्रेस की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को आरजेडी, एनसीपी, शिवसेना, द्रमुक, माकपा जैसी पार्टियों ने समर्थन देने की बात कही है। लेकिन ममता बनर्जी बहुत बड़ा दल थी, बहुत उम्मीदें हो सकती थी। जगदीप धनखड़ के खिलाफ तो पक्का उनको जाना था। तृणमूल कांग्रेस ने सबसे बड़ा झटका दे दिया। टीएमसी ने चुनाव में तटस्थ रहने का ऐलान कर दिया कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। कहा जा रहा है कि ममता विपक्ष में रहते हुए भले ही धनखड़ का साथ नहीं दे रही हैं, लेकिन वोटिंग से खुद को अलग रखकर जरूर वो उनको फायदा पहुंचा रही हैं। तो अब आंकड़ों से जानिए कितने सदस्य वोट डालेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य वोट डालते हैं। इनमें मनोनीत सांसद भी शामिल होते हैं। अभी लोकसभा में सदस्यों की संख्या पूरी है, मतलब पूरे 543 सांसद हैं। वहीं राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। इनमें 12 नामित सांसद रहते हैं। मौजूदा समय में 8 सीटें खाली हैं। इनमें 4 जम्मू कश्मीर विधानसभा भंग होने के कारण, जबकि 1 सीट त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने माणिक साहा ने छोड़ी है। 3 अन्य नामित सदस्यों की सीट भी खाली है। सरकार उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले नामित सदस्यों के लिए खाली सीटें भर सकती है। इस लिहाज से उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्यसभा वोटर्स के आंकड़े सामने आते हैं। पहला ये कि मौजूदा स्थिति में चुनाव में 237 राज्यसभा सांसद वोट करेंगे। दूसरा ये कि 240 सदस्य वोट कर सकते हैं। 240 सदस्य तब वोट करेंगे जब नामित सदस्यों के 3 खाली पदों को भर दिया जाएगा। अब ओवरऑल वोटर्स के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। अगर राज्यसभा के 240 सदस्य वोट डालते हैं तो ओवरऑल वोटर्स की संख्या 783 हो जाएगी। लेकिन अगर राज्यसभा के 237 वोटर्स होंगे तो यह आंकड़ा घटकर 780 तक रह जाएगा। अब जानिए जीतने के लिए कितने वोट चाहिए। अभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की संख्या के हिसाब से वोटर्स की 2 संख्या निकलकर सामने आ रही है। पहली परिस्थिति में कुल 783 वोट पड़ सकते हैं। ऐसे में जीत के लिए उम्मीदवार को प्रथम वरीयता के 393 वोट चाहिए होंगे। दूसरी परिस्थिति में अगर 780 वोट पड़ते हैं तो उम्मीदवार को जीत के लिए प्रथम वरीयता के 391 वोट चाहिए होंगे। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किसके जीतने से की उम्मीदें ज़्यादा हैं और किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। आंकड़े क्या कहते हैं। मौजूदा समय में लोकसभा में भाजपा के 303 सदस्य हैं, जबकि राज्यसभा में 91। राज्यसभा में इन 91 के अलावा 5 नामित सदस्य भी भाजपा को वोट दे सकते हैं।
इस तरह से भाजपा के पास मौजूदा समय में 394 वोट आसानी से हो जाते हैं। इनमें 5 नामित सदस्यों के वोट जोड़ दें तो ये संख्या 399 हो जा रही है। मतलब साफ है, भाजपा अपने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार धनखड़ को अकेले दम पर आसानी से जीत दिला सकती है। अब सहयोगी दलों को भी इसमें शामिल कर लें तो भाजपा और मजबूत हो जाएगी। अभी लोकसभा में 31 और राज्यसभा में 16 सांसदों का समर्थन भाजपा को मिला हुआ है। इनमें जेडीयू, आरपीआई, लोक जनशक्ति पार्टी, अपना दल, एआईएडीएमके, एनपीपी जैसी पार्टियां शामिल हैं। इनके वोट जोड़कर भाजपा के पास 446 वोट हो जाते हैं। जेडीयू, अपना दल, जनशक्ति पार्टी ने पहले ही धनखड़ को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। थोड़ा आगे बढ़े तो अब तक विपक्ष के कई दलों ने भी धनखड़ को समर्थन दे दिया है। इनमें बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस शामिल है। बीजेडी के पास अभी लोकसभा और राज्यसभा के कुल 21, वाईएसआर कांग्रेस के पास 31। इन सभी के मतों को अगर जोड़ लें तो भाजपा का आंकड़ा 498 पहुंच जाता है। इसके अलावा शिवसेना, एकनाथ शिंदे के गुट के जो 12 लोकसभा सदस्य हैं, जो दावा किया जा रहा है, उनके समेत कुछ और दल भी धनखड़ को वोट कर सकते हैं। इस तरह से चुनाव में भाजपा उम्मीदवार को 500 से ज़्यादा वोट मिल सकते हैं। मतलब जीत के लिए निर्धारित 393 या 391 मतों से कहीं ज़्यादा वोट धनखड़ को मिल जाएंगे। अब ये जानिए कि मार्गरेट अल्वा की दावेदारी कैसे यहाँ पर दिखाई देती है, उनके पक्ष में कितने वोट पड़ सकते हैं। अभी तक के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार अल्वा को कांग्रेस के 84, डीएमके के 34, एनसीपी के 9, आरजेडी के 6, समाजवादी पार्टी के 6 सदस्य वोट दे सकते हैं। इस तरह से अल्वा के पक्ष में भी 140 वोट आसानी से पड़ सकते हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के 10, तृणमूल कांग्रेस के, क्योंकि उन्होंने तो तटस्थ रहने का फैसला कर लिया है, लेकिन देखिए आने वाले समय में कोई निर्णय होता है नहीं होता है। हालांकि ममता बनर्जी स्पष्ट कर चुकी हैं, फिर भी 36 सदस्यों का भी साथ मिल सकता है, ऐसी उम्मीद तो कर सकती है मार्गरेट अल्वा। ये दल राष्ट्रपति चुनाव में भी विपक्ष के उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं। इस तरह से अल्वा के समर्थन में 176 वोट पड़ सकते हैं। हालांकि बहुत दूर की कौड़ी है कि ममता बनर्जी इसमें शामिल होंगी। राष्ट्रपति चुनाव में आदिवासी के नाम पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, बसपा, शिरोमणि अकाली दल समेत कुछ अन्य पार्टियों ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में भी ये दल एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन करते दिखाई देते हैं या नहीं। अब देखना होगा कि क्या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव का असर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर पड़ता है, और पड़ेगा तो किस तरीके से पड़ेगा। ये जो एक आखिरी महत्वपूर्ण सवाल था, इसको भी समझने की जरूरत है। दरअसल ममता बनर्जी ने इन चुनावों से दूर रहने की बात क्यों कही है, तटस्थ रहने की बात क्यों कही है, वो भी तब जबकि जगदीप धनखड़ और उनके बीच की खींचतान बहुत पुरानी है, बहुत लंबी है और बहुत ही कड़वाहट इस रिश्ते में देखने को मिली। कम से कम सोशल मीडिया, चिट्ठियों के आधार पर, बयानों के आधार पर, आरोप प्रत्यारोप के आधार पर देखा जाए या समझा जाए तो। हालांकि राजनीति है, राजनीति में सामाजिक तौर पर चीज़ें कुछ और दिखाई देती हैं, निजी तौर पर हो सकता है कि संबंध उतने बुरे ना हों। फिर भी ममता बनर्जी राष्ट्रपति चुनाव में बुरी तरह से हार गई, ये कहना गलत नहीं होगा। यशवंत सिन्हा तृणमूल कांग्रेस के नेता और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से प्रस्तावित विपक्ष के उम्मीदवार थे और उम्मीद थी कि जीत हो या ना हो, लेकिन एक कड़ा मुकाबला तो देखने को मिलेगा। लेकिन आदिवासी कार्ड खेल के बीजेपी ने बुरी तरह से परास्त कर दिया ममता बनर्जी और साथ ही साथ विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार कहे जा रहे यशवंत सिन्हा को। अब ये संयुक्त उम्मीद वाली बात दिखाई नहीं पड़ती है। बहुत सारे दल हैं जिनमें आपसी खींचतान है। खासतौर पर हमेशा से कांग्रेस और ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस के बीच में एक दूरी देखने को मिली है। उपराष्ट्रपति चुनाव में मार्गरेट अल्वा से दूरी बनाई जा रही है। जगदीप धनखड़ के खिलाफ तो जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार को समर्थन नहीं करना। ये बात बताती है उस बात को जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। शरद पवार ने कहा था, अगर विपक्ष को एक बड़ा मोर्चा बनाना है, एनडीए को टक्कर देनी है, तो अम्ब्रेला सिर्फ कांग्रेस का हो सकता है। कांग्रेस ही इस वक्त राष्ट्रीय दल है जिसके साथ में तमाम क्षेत्रीय दल आकर बीजेपी को टक्कर दे सकते हैं। ये संभव नहीं दिख रहा है। कांग्रेस ने अपने नेतृत्व को खो दिया है। कांग्रेस लगातार कमजोर हुई है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों में करारी हार मिली है। कई जगहों पर अंदरूनी उठापटक कांग्रेस में देखने को मिल रही है। ऐसे में ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ या कांग्रेस के छाते के नीचे नहीं जाना चाहती है। वो ये चाहती हैं कि यदि आना है तो हमारे छाते के नीचे आइए। और 2024 की राजनीति में एक सबसे बड़ा बदलाव है जो उपराष्ट्रपति चुनाव संकेत दे रहा है। अब देखना होगा कि क्या ममता बनर्जी उपराष्ट्रपति चुनाव में मार्गरेट अल्वा को समर्थन करती हैं, जगदीप धनखड़ के खिलाफ जाती हैं। वो ऐसा नहीं करेंगी, इसके बहुत सारे चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के साथ में या कांग्रेस के बताए उम्मीदवार के साथ में नहीं जाएंगी। हालांकि कांग्रेस उनके बताए उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के साथ गई।
तो देखना होगा कि 2024 के चुनाव में कौन नेतृत्व करता दिखाई देगा विपक्ष की तरफ से। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को भी नहीं भूल सकते हैं, जिनकी अलग राजनीति चल रही है और चाहे राष्ट्रपति चुनाव हो चाहे उपराष्ट्रपति चुनाव हो, आखिर तक अपने पत्ते खोलते दिखाई नहीं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।